This call is now being recorded. एक मिनट। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और हमने इसमें कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में, थोड़े से लंबे लंबे सवाल है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन हमने किया था। पोल का रिजल्ट नहीं है क्योंकि पोल का कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं था। हम पढ़ रहे हैं एपी के प्रथम n पदों का योग। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है, ये आपका टेस्ट है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास को अटेंड किया था उनके लिए एक टेस्ट है ये। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है वो पोल में देना है। जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, कोई बात नहीं, आपने स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। और जो भी आंसर आता है, जिसका जैसा भी आंसर आता है, वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है, ठीक है। पोल अभी नजर नहीं आएगा क्योंकि जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए। तो अच्छे से सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि एक एपी है 24, 21, 18। कौन है एपी? एपी है 24 और 21 और उसके बाद 18। इस एपी के हम कितने पदों को ले? कितने पद इस एपी के ले कि उनका जो योग है वो 78 आ जाए। देखो यहाँ पर आपको पूछा है कि भाई कितने पद ले। कितने पद मतलब पदों की संख्या की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर पूछा जा रहा है कितने पद, पूछा जा रहा है पदों की संख्या, तो इट मीन्स हम यहाँ पर n का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? n का मान निकालेंगे। योग को हम कहते हैं एसएन। क्या कहते हैं योग को? हम एसएन। तो एसएन हो गया 78। अब आपने एसएन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक समीकरण बनाना है। उस समीकरण को या तो मध्य पद से हल करो या तो द्विघात सूत्र से हल करो और अपना आंसर मुझे बताओ, ठीक है। जिसको नहीं भी पता था मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, तो इसलिए अच्छे से अपना क्वेश्चन कर लेना और जो भी आंसर आता है वो पोल में बता देना। बाकी इसको समझेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं समझेंगे। इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम अच्छे से जो है वो समझेंगे, ठीक है। और जिसने आंसर दे दिया हो वो हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो आजकल हम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्यों जरूरी क्वेश्चंस हैं? क्योंकि ये एग्जाम में 4-5 नंबर का आता है। करने को ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको मध्यपद विभाजन आना चाहिए, आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ सोनिया कुछ कह रहे हो? मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी पिछली, एक बार दोबारा समझा दो बेटा। अभी मैंने वही कहा कि अभी अपने स्कूल में ऐसे क्वेश्चन अगर किए ना तो उस हिसाब से कर लो। बाकी जिसने नई क्लास ज्वाइन की थी ना, कोई बात नहीं, अभी इसको बाकी बच्चे कर ले, फिर इसको हम सीखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेंगे, बिल्कुल इसको सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो मैंने बताया मैं इतना ही बता सकती हूँ कि हमने इसमें निकालना है n, ठीक है। निकालना किसकी मदद से है? तो एस एन की मदद से। आपको एस एन क्वेश्चन में दे रखा है, आपने एस एन का फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले को जब लगाओगे, जब हल करोगे, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। फिर उस द्विघात समीकरण को या तो मध्य पद से हल कर लो या तो द्विघात सूत्र से हल कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ट्राई करो, जितना भी आपको समझ आया, जैसा भी समझ आया, कोशिश करो, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करते रहो। बाकी इसको सीखेंगे हम बिल्कुल, जैसे ही पोल खत्म होगा हम क्वेश्चन को सीखेंगे कि कैसे करना था। और निकालना इसमें हमने है n, n मतलब पदों की संख्या। बाकी क्लासेस भी रेगुलर ज्वाइन किया करो क्योंकि पिछली क्लास में बहुत ही कम बच्चे थे, सिर्फ 5 या 6 बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, 5th चैप्टर, और आने वाला जो चैप्टर है 8th चैप्टर, वो 10th क्लास की बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर उसकी क्लास को आपने ऐसा किया कि एक दिन लगाया, दूसरे दिन नहीं लगाया, तीसरे दिन लगाया, चौथे दिन नहीं लगाया, तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चीज बिल्कुल जुड़ी हुई है। पिछली क्लास में जो पढ़ते हैं वो अगली क्लास से जुड़ा हुआ होता है, आज की क्लास में जो पढ़ेंगे वो इससे अगली क्लास से जुड़ा हुआ होगा। तो इसलिए रेगुलर रहा करो, मिस कोई मत क्या करो क्लास को, ठीक है। मैम। चलिए चलो अभी के लिए क्वेश्चन कर लो, जिसने कर लिया हैंड रेज कर लो।
ओके थोड़ा सा लंबा सवाल है तो टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अभी 6 मिनट हुए हैं, 7:06, तो अभी 6 मिनट का और वक्त दूंगी, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 7:12 पे हम पोल को एंड करेंगे और इस क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक है, तो 6 मिनट का और समय है, उसके बाद और समय नहीं मिलेगा क्योंकि उतना भी लंबा सवाल नहीं है, लंबा है बट उतना भी नहीं। चलो तो अभी के लिए कर लो, जिसको और समय चाहिए होगा 1-2 मिनट का वो उस वक्त मुझसे मांग लेना, पर अभी के लिए हम लिमिट सेट कर रहे हैं कि 7:12 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। पांच बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अभी समय हो चुका है 7:10, तो 2 मिनट हमारे पास और है। तब तक के लिए जिन बच्चों ने आंसर कर लिया है वो फटाफट से हैंड रेज करो, क्योंकि अभी तक सिर्फ 9 ही बच्चों का, मतलब 9 बच्चों का आंसर आया, लेकिन हैंड रेज बहुत कम बच्चों ने किया है, तो सभी हैंड रेज कीजिए।
कर दिया मैम। ओके ओके 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और एक मिनट का और समय है, ठीक है। अभी कौन कौन है जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय लगेगा? है कोई ऐसा? माइक करके यस बोलो। प्रियंका है, और प्रियंका के अलावा कोई? और प्रियंका कहाँ तक कर दिया आपने? सर क्या आगे बच्चा है? किसके आगे? तो कितना कितना समय लगेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट? मैम 2 मिनट। ठीक है, चलो फटाफट से कर लो, फिर पोल को कमेंट करेंगे। कर दिया मैम। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल को करते हैं एंड, और इसका रिजल्ट आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, सॉरी रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो जल्दी फटाफट से बताइए क्या इसका आंसर लगता है आपको। बताओ अपना अपना आंसर। आपने किसको चुना? बी को। चलो देखते हैं बी सही होगा कि गलत होगा, या कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि हमें दे रखा है एक एपी, और हमें बोला है कि एपी के कुछ पद आपको दे रखे हैं। देखो, जिसने भी पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, बिल्कुल ध्यान से सीखना, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सीख के अगला क्वेश्चन फिर से पोल में करेंगे, क्योंकि ऐसे इसी तरह के 3 सवाल हमने पिछली क्लास में किए थे। देखो, पिछली क्लास 1 घंटे की थी, उसमें ऐसे 3 ही सवाल हो पाए थे। तो खुद सोच लो कि ये सवाल कितने लंबे होते हैं, है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना, अपने ध्यान को भटकने मत देना, बिल्कुल फोकस रखना क्लास में। एक एक लाइन जो मैं बोलूंगी उसको अच्छे से सुनना है, समझना है, तभी पोल में आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल भी जो है वो आपने चीजों को अनसुना नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दे रखा है, एपी दे रखी है 24, 21, 18, और आपको पूछा है कि इसके हम कितने पद लें कि उनका योग 78 हो जाए। तो पहले तो वो चीजें लिखो जो आपको दी जाती हैं। तो हमें दिया है एपी, एपी में हमें दिया है 24, 21 और 18। ठीक है, और उसके बाद देखें तो हमें दिया है योग, योग को हम लिखते हैं एस एन। योग को हम क्या लिखते हैं? योग को हम लिखते हैं एस एन। तो इसका मतलब एस एन हमें दे रखा है 78, 78। और हमें पूछा है कि पद निकालो। हमें पता है पद निकालने हैं, मतलब पदों की संख्या निकालनी है, तो इट मींस एन निकालना है, सिंपल। अब यहाँ पर बोलो, यहाँ तक किस किस को समझ आया कि हमें एपी दी थी, योग दिया था, एन हमने निकालना है क्योंकि हमसे पूछा है कितने पद। ठीक है, कितने पद मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब एन। ठीक है, अब यहां से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? तो नंबर 1, मैं यहां से ए निकाल सकती हूँ। ए कितना है? तो ए जो है वो 24 है, और डी भी निकालना होता है। तो बताओ डी कितना आएगा? सोच समझ के बताना। -3। पक्का? बिल्कुल। 21 में से 24 को घटाओगे तो -3 ही तो आएगा। 21 में से 24 घटाना है, पहले तो 24 में से 21 को घटाओ, मतलब 3, और प्लस माइनस का देखो भाई कौन बड़ा है, बड़ा 24 है। 24 के पास माइनस का निशान है, तो 3 के पास भी माइनस का निशान आएगा। किसका किसका डी सही निकला, और किसने किसने डी में गड़बड़ कर दी? जिसका डी सही निकला -3, वो वाई लिखे। जिन्होंने माइनस का साइन नहीं लगाया वो एन लिखो। सभी ने माइनस लगा दिया था? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का?
तनु आपने तो क्लास को भी ज्वाइन किया, आप कैसे यहाँ पर लिख रहे हो आपने? इन्होंने तो क्वेश्चन देखो, अभी ना पोल में क्वेश्चन किया है ये वाला, ठीक है। चलो, तो डी हमने निकाला -3, तो इसको याद रखना भाई, डी कितना है, डी हमारा -3 है। अगर आपने माइनस नहीं लगाया होगा तो फिर आपका आंसर शायद गलत आया होगा। डी लिख दिया हमने -3। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो, जो चीज आपको क्वेश्चन में दी जाती है, मुझे क्वेश्चन में वैल्यू दी है SN की, SN मतलब 78 की, तो जिसका भी हमें मान दिया जाता है क्वेश्चन में, हमने बिना कुछ सोचे समझे बस उसका फॉर्मूला लिख लेना होता है। मुझे SN दिया था क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे चुपचाप से SN का फॉर्मूला लिख लूंगी, क्योंकि मुझे और तो कुछ नहीं दिख रहा, और कोई तरीका तो है नहीं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि और तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, बस SN दे रखा है। तो SN का हम बिल्कुल फॉर्मूला लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे। जैसे ही आप फॉर्मूला लिखोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर होता हुआ खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। SN दिया था 78, मैंने क्या किया, मैंने SN का लिख दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, 2a प्लस n-1d, ये हमने लिख दिया। किस किस को ये फॉर्मूला याद था और किस किस को यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया, भाई लिखो। कि हमें SN दे रखा है, हमने बिना कुछ सोचे समझे SN का जो है वो फॉर्मूला लिख दिया, बस इतना, SN का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब हमने वैल्यूज भरनी है, मान भरना है, जिसका जिसका मान पता है उसका उसका मान भर दो। SN का मान हमें पता है, SN जो है वो 78 है, 78 है, तो मैं SN की जगह पे लिख दूंगी 78, ठीक है। और n/2 को लिख देंगे ऐसे का ऐसा n/2, क्योंकि मुझे पता ही नहीं n कितना है, n ही तो निकालना है, ठीक है। और ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, 2 की जगह पे 2, a की जगह पे कितना लिखें, तो a का मान हमें पता है, a 24 है, तो हमने 24 लिख दिया। n का मान नहीं पता, तो इसको n-1 ही रहने देंगे। और d का मान हमें पता है -3, तो इसको हमने -3 लिख दिया, करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और 78 तो अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। और n/2 अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा। ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इसको हल करना है, तो पहले तो 2 और 24 की गुणा करा दो। तो 2 और 24 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48, ठीक है। और हमने अभी यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो -3 है, ये अभी इस पूरे के साथ गुणा करेगा। तो गुणा करने से पहले कभी भी चिन्ह नहीं लगाते, हमेशा चिन्ह कब लगता है, गुणा होने के बाद, ठीक है। तो पहले जो ये पूरी की पूरी चीज है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 को 2 से गुणा की, 48 आ गया। बाद में जमा का निशान था, पर मैंने निशान जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है पहले गुणा होती है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई चिन्ह कौन सा लगना है, ठीक है। -3 था, -3 पहले n के साथ गुणा करेगा। किसके साथ गुणा करेगा, n के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कोई चीज बाहर होती है और अंदर कुछ चीजें होती हैं, तो ये पहले पहली संख्या के साथ गुणा करता है, फिर ये दूसरी संख्या के साथ भी गुणा करता है। तो वैसे ही -3 n के साथ गुणा करेगा, तो 3 ने n से गुणा की, आ गया 3n, और प्लस माइनस आ गया माइनस। किस किस को ये समझ आया, भाई लिखते जाओ। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, स्पेशली वो बच्चे बताओ, सोनिया, मीनाक्षी, और किसने क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, साक्षी। मैम माइनस कैसे आया? देखो माइनस, क्योंकि 3 माइनस का है, ठीक है। -3 को हमने n से गुणा कराई, ठीक है। देखो क्योंकि ये बाहर लिखा था ना, जो चीज बाहर लिखी होती है वो क्या करती है, अंदर वाली चीजों से गुणा करती है। तो -3 बाहर लिखा था, तो -3 क्या करेगा, इस n के साथ गुणा करेगा। तो -3 ने n से गुणा किया, तो ये आ गया 3n, ठीक है। और ये माइनस का है, पर n तो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। चलो, और उसके बाद अब -3 1 से गुणा करेगा। पर ध्यान से देखो कि 1 कैसा है, 1 भी तो खुद माइनस का ही है, 1 भी कैसा है, माइनस का ही है। तो -3 जब -1 से गुणा करेगा, तो गुणा करके कितना आएगा, -3। 3 कब, तो 3 आ गया, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आया जमा का निशान, क्योंकि 3 ने 1 से गुणा की, 3 1 कम 3, और माइनस ने माइनस से गुणा की, तो माइनस माइनस प्लस, सिंपल, ठीक है। चलिए,
तो अब हमने अभी भी इस ब्रैकेट को ही हल करना है। अब 78 को फिर से ऐसे का ऐसा लिखो, n/2 को फिर से ऐसे का ऐसा लिखो और इनको अंदर लिखी गई चीजों को आपस में हल कर दो। 48 और 3 को आपस में हल कर सकते हैं। 48 भी जमा का है, 3 भी जमा का है, जोड़ो जरा इनको, 48 में 3 जोड़ो, 51। तो ये आ जाएगा 51 माइनस का 3n। हमने बस क्या किया, हमने 48 में 3 को जोड़ दिया और माइनस के 3n को ऐसे कैसे रहने दिया। 3n को क्यों नहीं जोड़ सकते, 3n को क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि इसके साथ n लगा है। चर वाली चीज कभी भी बिना चर वाली चीज के साथ ना तो जुड़ती है ना तो घटती है। गुणा भले हो जाएगी पर ना तो जुड़ेगी ना तो माइनस करेगी। पढ़ा था हमने समान असमान पद के बारे में, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद और तो इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो अब हमने सोचा कि क्या किया जाए। तो हमने देखा ये जो n/2 है ये इस पूरे के साथ गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। जब कोई चीजें आपस में गुणा करती हैं तो हम उनको अलग अलग समझते हैं कि n/2 अलग चीज है और 51 माइनस 3n अलग चीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को उठा के उधर भेज सकते हैं क्योंकि ये आपस में गुणा कर रहे हैं। मान लो अगर ऐसा होता, अगर लिखा होता n/2 जमा का निशान 51 माइनस 3n ऐसा लिखा होता तो क्या होता, तो हम इस 2 को उठा के उधर नहीं भेज पाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जमा का निशान आ गया। जमा के निशान ने इन दोनों को आपस में जोड़ के रखा। अब ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। तो पहले अगर आपको इस 2 को उधर भेजना है जमा करते वक्त, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बटे में भी 2 लाना पड़ेगा, मतलब हर बराबर करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करने पड़ेंगे। तो जब 2 चीजें आपस में जमा हो रही होती हैं और किसी एक के बटे में चर होता है, दूसरे के बटे में चर नहीं होता, तो आप इस चर को अपनी मर्जी से उठा के बराबर के उस पार नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि ये जमा हो रहे हैं, ये एक ही चीज मानी जाती है। पर यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे तो गुणा हो रहा था। गुणा करते वक्त ऐसा कुछ नहीं होता, गुणा करते वक्त ये चीज अपनी अलग है और ये चीज अपनी अलग है। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 को यहाँ से उठाया और 78 के पास भेज दिया। 78 के साथ 2 जाकर के कर देगा गुणा और n रह जाएगा अकेला। क्यों, क्योंकि जो 2 था n के साथ भाग कर रहा था, बराबर के उस पास जाएगा तो भाई गुणा कर देगा, है ना। और ब्रैकेट में 51 माइनस 3n रह गया ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये n बाहर बैठा है, ये क्या करेगा, अंदर जो है वो इन दोनों से गुणा करेगा, दोबारा से गुणा करवानी पड़ेगी। तो हमने 78 गुणा 2 को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया और ये आ गया आपका n से 51 की गुणा करवाई तो आ गया 51n, और n से जब 3n की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, -3n²। ठीक है, माइनस का 3n²। चलो किस किस को यहां तक समझ आया बताओ। अगला क्वेश्चन पोल में है, जो पोल का रिजल्ट जिससे बनेगा, तो इसलिए ईमानदारी से बोलो, नहीं समझ आया तो पूछो। अगर नहीं समझ आया तो बताओ कहां पर समझ नहीं आया, कौन सी बात समझ नहीं आई। क्लियर है सभी को, ठीक है। ब्रैकेट हल करना है, इस 2 को उठा के उधर भेजना है और फिर ये ब्रैकेट जब हल कर दिया पूरा का पूरा, इसकी गुणा दोबारा n से करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसी चीज आ गई। अब देखो 78 को 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 तो 1 15, ये आ गया 156 बराबर में 51n माइनस का 3n की घात 2। अब हमने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे ना, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो n² वाली टर्म थी वो हमेशा ही जमा की थी। अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें जो n² वाली टर्म आई थी वो हमेशा खुद ही जमा की आ गई थी। तो हम क्या कर रहे थे, हम उसको ओके फिर से बिल्कुल समझेंगे। मैं इसको खत्म कर दूं मैं एक बार, है ना, फिर समझेंगे। मतलब समीकरण बना दूं फिर दोबारा बता दूंगी। आपने पिछली क्लास को ज्वाइन किया था ललित, पिछली क्लास में थे आप? अगर थे तो आपको काफी जल्दी समझ आ जाएगा, नहीं थे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले बस एक आखिरी स्टेप लिख रही हूं मैं, फिर दोबारा समझेंगे, ठीक है। चलो
अभी के लिए बस ये बताओ, यहाँ पे n स्क्वायर वाली टर्म जो है वो माइनस की है, कैसी है, माइनस की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो ये जमा की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को उठाकर अब उधर ले जाएंगे। अगर यहाँ पर जमा का निशान होता तो मैं इसको उठा के उधर नहीं भेजती, तब मैं 156 को उठा के यहाँ पर लाती, क्योंकि मुझे n की घात 2 वाली चीज जमा में चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये माइनस की थी, तो मुझे क्या करना पड़ा, जब मैं इसको उठा के बराबर के उस पार भेजूंगी तो ये खुद ही जमा की बन जाएगी, है ना। तो इस बार हम क्या करेंगे, 156 को भाई ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे, 51n और -3n स्क्वायर को उठा के उधर भेजेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 51n और जमा का 3n स्क्वायर और बराबर में इसके हम लिख देंगे 0। तो अभी के लिए ये हमारा रफ समीकरण है। अब इसको दोबारा ऊपर से सीखते हैं, फिर इस समीकरण को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्वेश्चन किया था, हमें एक एपी दे रखी है 24, 21, 18 नाम की, और हमें इसका योग दे रखा है 78। योग क्या दे रखा है, 78, 78। और हमसे पूछा है इस एपी के कितने पद लिए जाएं कि जो योग निकल के आए वो 78 आए। तो हमने कहा एपी दे रखी है, योग दे रखा है, पूछा है कि कितने पद लें। कितने पद का मतलब पदों की संख्या पूछी है, पदों की संख्या पूछी है मतलब कि n पूछा है, ठीक है। मतलब क्या पूछा है, n पूछा है। तो हमने बस n निकालना की शुरुआत की, n निकालने की शुरुआत की। कैसे निकालेंगे, तो जो चीज हमें क्वेश्चन में दी होती है, SN हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने बिना कुछ सोचे समझे बस SN का फॉर्मूला उतार दिया, बिना कुछ सोचे समझे। जो चीज क्वेश्चन में दी होती है चुपचाप उसका फॉर्मूला लिख लिया करो, क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो, तो फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले में डालने के लिए वैल्यू भी तो चाहिए। SN की दे रखी थी 78, तो SN की जगह पे 78 लिख दिया। n की वैल्यू नहीं पता तो इसको n/2 ही रहने देते हैं। 2 का 2 a की जगह पे 24 था तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। n की जगह पे फिर से नहीं पता भाई क्या है, नहीं पता तो इसको n-1 ही लिखेंगे। d निकाल लिया था हमने, d निकाल लिया था -3, क्योंकि 21 में से दूसरे पद से पहले पद को घटाओ, 21 में से 24 घटाओ तो -3 आएगा, ठीक है। तो हमने a और d का मान भर दिया और SN का मान भर दिया और n निकालने चले। अब ये था, बन गया था हमारा समीकरण। हमने इसको हल करना था। हल करने के लिए क्या किया, 24 को 2 से गुणा कर दिया, 24 दूनी आ गया 48 और -3 को गुणा करेंगे पहले n से। किससे गुणा करेंगे, n से, क्योंकि देखो ये बाहर है, -3 जो बैठा है वो बाहर बैठा है ब्रैकेट के। तो जो चीज ब्रैकेट से बाहर होती है वो दोनों के साथ गुणा करती है, ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हर संख्या के साथ गुणा करती है। तो -3 ने पहले n से गुणा किया तो गुणा करके आ गया -3n, ठीक है। फिर -3 ने -1 से गुणा किया तो गुणा करके आ गया जमा का 3। यहां तक समझ आया, बताओ ललित, साइन में कोई दिक्कत? -3 था, n से गुणा किया तो -3n और -3 था, -1 था, 3 कम 3, माइनस प्लस, ठीक है। फिर हमने 48 और 3 को जोड़ दिया, क्योंकि 48 भी जमा का है, 3 भी जमा का है, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 51 और -3n रह गया ऐसे का ऐसा, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई ये दोनों चीजें तो आपस में कर रही हैं गुणा। अब गुणा जब करती हैं तो उनको हम अलग अलग मान के चलते हैं। तो अभी हमने यहाँ से 2 को उठाया और बराबर के उस पार भेज दिया, क्योंकि हम ऐसा कर सकते थे, गुणा में ऐसा चलता है, ठीक है। तो n रह गया यहाँ पे अकेला, n के साथ 2 कर रहा था भाग सॉरी, तो 78 के पास जाके वो गुणा कर देगा, ठीक है। n के साथ भाग कर रहा था, 78 के साथ जाके कर देगा गुणा। फिर तो आगे शायद आप आ ही गए थे क्लास में कि 78 को 2 से गुणा कर दिया तो आ गया 156 और n की भी अंदर दोनों के साथ गुणा कर दी तो ये आ गया 51n और -3n स्क्वायर, क्योंकि 3 कम 3 और n को n से गुणा किया तो n स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने बताया कि n स्क्वायर वाली जो टर्म है वो यहाँ पे माइनस की है, पर हमें वो माइनस में नहीं चाहिए होती है, हमें चाहिए वो जमा में। तो ये जमा की तभी बनेगी जब हम इन दोनों की जगह को बदलेंगे, है ना। जब इसको उठा के उधर भेजेंगे तो 51 हो जाएगा माइनस का, 51n हो जाएगा माइनस का और 3n स्क्वायर हो जाएगा जमा का, जो कि हो चुका है, नीचे आप देख सकते हो। अब हमने इस समीकरण को सीधा करके लिखना है, तो सीधा करके लिखेंगे ऐसे, 3
n की घात 2 माइनस का 51n जमा का 156 बराबर में 0। सभी अपनी अपनी कॉपी चेक करके बताओ कि किसका किसका ये समीकरण बना था। जिसका बना था वो ईमानदारी से यस लिखो, जिसका नहीं बना वो ईमानदारी से नो लिखो। ये नहीं बन पाया था, कोई बात नहीं, पर अभी समझ आया कि कैसे बनाना था। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे हमने समीकरण बना दिया। अब इस समीकरण के आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है। अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन आसान बन जाए, अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन इजी बने, तो आपको यहाँ पे एक और चीज करनी है जो कि बहुत बहुत जरूरी है। पहले समीकरण बना लो, फिर उस चीज को करो। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कॉमन लेने से क्या होता है, कॉमन लेने से संख्याएं छोटी हो जाती हैं। जितनी छोटी संख्या, क्वेश्चन को हल करने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने यहां से ले लिया 3 कॉमन। किसको कॉमन ले लिया, 3 को। अब मैंने 3 को कॉमन लिया है, तो इसमें से 3 तो भाई बाहर चला गया। इसकी जगह पे क्या बच गया, तो इसकी जगह पे बच गया n की घात 2। 3 कॉमन लिया था, 3 तो बाहर चला गया, और इसकी जगह पे बच गया n की घात 2, माइनस का निशान। अब मैंने 51n से भी 3 बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो 48 मत लिख देना कि भाई 51 में से 3 गए तो 48 बचेंगे, नहीं, गुणा करते हैं। आपको 51 की जगह पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसको जब मैं 3 से गुणा करूं तो मुझे 51 अपना वापस मिल जाए। ठीक है, 27। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27। गलती से भी यहाँ पे 48 मत लिखना। 51 में से 3 घटाने नहीं है, बल्कि 3 से 51 को भाग करना है। ठीक है, क्या करना है, भाग करना है। तो फिर से वही रिपीट करती हूँ, हमने यहाँ से 3 को, हमने तीनों से, देखो यहाँ से भी 3 कॉमन लिया, यहाँ से भी 3 कॉमन लेना है, और यहाँ से भी 3 कॉमन लेना है। तो जब हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो बच गया 1। क्यों बचा 1, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। तो 51 की जगह पर वो संख्या लिखनी है जिसको 3 से गुणा करें तो वापस से 51 मिल जाए, तो वो है 27, क्योंकि 27 51 होता है। ठीक है, उसके बाद जमा का निशान। बताओ जरा 156 की जगह पे क्या लिखूं, 52, कितना, 52, देखते हैं। तो यहाँ पर है 3। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6, बिल्कुल करेक्ट है, 52। हमने यहाँ पे 52 क्यों लिखा, क्योंकि 3 को जब 52 से गुणा करेंगे तो 156 मिल जाएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, माइनस मत कर देना कि 156 में से 3 गए तो 153 बच गए, नहीं। यहाँ पर वो संख्या लिखो जिसको 3 से गुणा करने पर आपको 156 मिले। अब अगर आपको वो संख्या नहीं आ रही, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 156 था, मुझे नहीं पता भाई कितने 156 होता है, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी, 156 को भाग दे दूंगी जिसको मैंने कॉमन लिया है उससे। तो 156 को भाग दे देंगे 3 से, और जो भी संख्या आएगी उसको आपने 156 की जगह पे लिखना है। ठीक है, तो ये है कॉमन लेना। आप चाहो तो आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पर इससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, नहीं सॉल्व हो पाता, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन जरूर लेते हैं। आपको देखना पड़ता है कि तीनों में क्या चीज कॉमन आ सकती है। ठीक है, अब हमने देखा कि 3 इसके साथ गुणा कर रहा था, तो मैंने 3 को उठाया और बराबर के उस पार भेज दिया। 3 को उठाया और बराबर के उस पार भेज दिया। 3 यहाँ गुणा कर रहा है तो वहां जाकर के भाग करेगा, और 0 के साथ अगर कोई भाग करता भी है तो 0 उसको खत्म कर देता है, 0 उसको 0 ही बना देता है। इसलिए मेरे पास जो समीकरण बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक है, तो ये था फाइनल समीकरण जिसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल फाइनल समीकरण हमारा ये था। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये तो भाई द्विघात समीकरण बन चुका है। क्या बन चुका है, द्विघात समीकरण। अब हमने इसको हल करना है, और हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण को हल करने के 2 तरीके होते हैं, या तो मध्य पद विभाजन विधि से सॉल्व करो, या तो द्विघात सूत्र से सॉल्व करो। पर हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं द्विघात सूत्र से सॉल्व। क्यों, क्योंकि मध्य पद विभाजन
मध्यपतन विधि में इतनी बड़ी बड़ी संख्या लाना मुश्किल होता है। ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पे 52 आए, जमा करने पे माइनस करने पे 27 आए, कितना मुश्किल सा सवाल है। लेकिन अगर आपको संख्या मिल जाती है तो आप मध्यपद विधि लगा दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं काफी लंबा है तो फिर नहीं करना है। 17n आएगा। 17 क्यों? 17 तीन होता है 51। हाँ ठीक है 17 आएगा, क्योंकि 7 3 21, 3 एकम 3, 4 5 करेक्ट है बिल्कुल 17n। ठीक है 27 मत लिखना, कॉपी पे भी ठीक करो जो नोट कर रहे हैं। 27 नहीं आएगा, 17 आएगा। ठीक है अब आपकी मर्जी है, आपने इसको मध्यपद से करना है मध्यपद से करो, अगर इस वाले तरीके से करना है तो इस वाले तरीके से करो। ठीक है चलो बाकी क्लास रोज लगाया करो भैया। ऐसे हमने 3 सवाल पिछले क्लास में किए थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई 3 सवालों की, पर जिन्होंने क्लास को मिस कर दिया उन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस मिस कर दी है। तो अभी समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमारे पास है n की घात 2 माइनस का 17n जमा का 52 बराबर में 0। हमने इस पे लगाना है द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र लगाने के लिए हम लिखेंगे, हमने n का मान निकालना है तो n लिखेंगे। सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac वर्गमूल के अंदर बंद करो, b के साथ माइनस का निशान लगाओ और वर्गमूल के बाहर 2 चिन्ह रखो, एक प्लस का एक माइनस का, और बटे में लिख दो 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है क्या, ये हमारा फॉर्मूला है। हमने n का मान निकालना है, n यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले हमने निकालना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा। ठीक है पहले इनकी वैल्यू भरते हैं। माइनस का बी बोला है, देखो ये जो लाल रंग का माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये होती है ए की जगह, ये होती है बी की जगह, ये होती है सी की जगह। ठीक है ए की जगह तो नहीं, बी की जगह पे माइनस का 17 है। मैंने कहा जो लाल रंग का माइनस है वो फॉर्मूले का माइनस है, और जो नीले रंग का माइनस मैंने लगाया ये 17 का खुद का माइनस है। किस किस को ये चीज समझ आई कि यहाँ पर 2 माइनस क्यों आए? यस मैम। लाल वाला, ठीक है लाल वाला फॉर्मूले का, और ये नीला वाला इसका, किसका? तो 17 का। ठीक है चलिए प्लस का निशान लगा दिया, माइनस का निशान लगा दिया, और लगा दिया वर्गमूल बी स्क्वायर, मतलब कि 17 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? 17 का स्क्वायर, माइनस के 17 का स्क्वायर करना है। माइनस का निशान 4ac, 4 गुणा में a गुणा में c, a की जगह पे 1 है 1 लिख दिया, और c की जगह पे 52 है तो 52 लिख दिया, लगा दिया बटे का निशान, और नीचे लिख दिया 2 गुणा में 1। सबसे पहला काम है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। तो बी स्क्वायर है माइनस 17 का स्क्वायर, माइनस में 4 गुणा 1 गुणा 52। 17 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा? 289। 17 को जब 17 से गुणा किया तो हमारे पास आया 289। माइनस का 17 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंसर सेम आता है। आप जमा के 17 का वर्ग करो तब भी 289 आएगा, आप माइनस के 17 का स्क्वायर करो तब भी इतना ही आएगा। ठीक है और 52 को 4 से गुणा करो तो 4 दूनी 8, 5 चौके 20। ये है ना मेरा, तो 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 208। ठीक है गलत तो नहीं है। अब इसको माइनस करो, 289 में से 208 की माइनस कर दो, 9 में से 8 गया 1, 8 का 8 लग गया क्रॉस। ठीक है तो माइनस और माइनस 17 था तो हमने इसको अंदर गुणा कर दिया दोनों को, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, मतलब जमा का 17 बन गया, और वर्गमूल के अंदर आ गया है 81, प्लस माइनस 81, और बटे में आ गया है 2। ठीक है ये वाला क्वेश्चन आसान है, आसान था क्योंकि इसमें वर्गमूल तो इतना ज्यादा इजी था। n का मान लिखेंगे, एक बार n आएगा 17 जमा, अच्छा पहले इस वर्गमूल को हटाओ, सॉरी वर्गमूल को हटाओ पहले। 17 जमा, बताओ जरा 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। 9 बिल्कुल, तो लिख दिया 9, प्लस माइनस और बटे में लिख दिया 2। अब इधर देखते हैं तो n बराबर, एक बार लिखेंगे 17 जमा 9 बटा 2, और दूसरी बार लिखेंगे 17 माइनस 9 बटा 2। ठीक है यहां से मान निकालते हैं n का, 17 में 9 को जोड़ो कितना आएगा? 26। तो ये आ गया 26 बटा 2 एक बार, और दूसरी बार n कितना आएगा?
8, 8/2, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहां से क्या हुआ, यहां से एक बार n का मान आ रहा है 13 और दूसरी बार n का मान आ रहा है 4। तो यहाँ पे n के दो मान आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही इसके आंसर है, दोनों इसके आंसर है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जमा में आ रहे हैं। अब कब ऐसा होगा कि भाई आंसर एक ही होगा, अगर आपका एक बार n जमा में आया हो और दूसरी बार मान लो आपका n माइनस में आता, दूसरी बार क्या होता, n जो है वो माइनस में आता, तब आप माइनस वाले n को नहीं लेते, तब हम माइनस के 4 को नहीं लेते, माइनस के 4 को हम क्या करते, इग्नोर करते, और हमारा उत्तर होता जमा का 13। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, दोनों ही जमा में आ गए, तो इसलिए n के दो मान निकलेंगे, एक 13 और एक 4, ठीक है। तो इसका मतलब इस एपी के या तो 4 पदों को लो या तो 13 पदों को लो और उनका योग निकालो, तो पक्का वो 78 आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको आप अपने आप चेक भी कर सकते हो घर पे। अभी के लिए था आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक चीज सीखेंगे हम फटाफट से, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इतना आसान वर्गमूल तो होगा नहीं, पोल का क्वेश्चन है तो इतना आसान वर्गमूल तो आपको देंगे नहीं, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा वर्गमूल वाला फॉर्मूला। तो उसको सीखते हैं बस कुछ मिनटों में, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको भी 15 मिनट तो लग जाएंगे क्वेश्चन करते करते। चलिए तो अभी के लिए इसको साइड करते हैं और अब सीखते हैं वर्गमूल निकालना। और ध्यान रखना कि जब n का मान माइनस में आता है उस वाले n को नहीं लेते हैं, सिर्फ जमा वाले n को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही जमा के थे, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 या 4। लेकिन बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, 14 या 4, तो ये गलत है। 14 नहीं आया, जब हमने 26 को 2 से काटा तो 13 आया। तो या तो n 13 के बराबर या तो n 4 के बराबर, जो कि 2 ही बच्चों का सही था, बाकी सभी बच्चों ने अपना अपना आंसर जो है वो गलत कर दिया था, ठीक है। तो चलिए यहीं पे सीख लेते हैं वर्गमूल। अब कोई संख्या देखनी पड़ेगी अच्छी सी वर्गमूल वाली। चलो संख्या लेते हैं हम 576, 576। हमने ये संख्या ली, हमने निकालना है इसका वर्गमूल। अब ध्यान से देखना कैसे वर्गमूल निकलता है, बहुत आसान होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। ध्यान से सुनोगे तो एक ही बारी में समझ जाओगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमने जो है वो ये 576 को लिख लिया है और इसके ऊपर एक बॉक्स जैसा इसके ऊपर एक और बॉक्स लगा दिया है। हम यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालने वाले हैं। तो वर्गमूल निकालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, करते हम भाग ही हैं पर थोड़े अलग तरीके से। सबसे पहले वर्गमूल निकालने का पहला स्टेप है कि इन दोनों की दो की जोड़ी बनानी है। दो की जोड़ी बनाने के लिए हमेशा कहां से जोड़ी बनती है, तो हमेशा पीछे से जोड़ी बनती है। कभी भी जोड़ी जो है वो आगे से बनाने की कोशिश मत करना, क्वेश्चन गलत कर दोगे। ऐसा मत करना कि इसकी जोड़ी बना दी और 6 को अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल गलत है। हमेशा पीछे से जोड़ी बनाओ, तो जोड़ी बनेगी इसकी 76 की और 5 रह जाएगा अकेला। कितने की जोड़ी, 2 की जोड़ी। क्यों? क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं। अगर घनमूल निकालना होता है तो फिर 3 की जोड़ी बनती है, ठीक है। अब हमने पहाड़ा भी वर्ग वर्ग में पढ़ना है, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, नहीं। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16 और आगे करते करते, ठीक है। तो अभी हमने एक ऐसी संख्या ढूंढ के निकालनी है जिसको जब उसी से गुणा करें तो हमें 5 मिल जाए। क्या है कोई ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पे 5 मिलता हो? नो मैम। नहीं है। तो फिर ऐसी संख्या बताओ जिससे थोड़ा छोटा आ जाए। 2 दूनी 5 से 4। छोटा, 2 दूनी 4, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि हमने लिया 2 को, 2 दूनी 4, इसको काट दिया, आंसर आ गया 1। सबको समझ आया यहाँ तक? बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। मुझे ऐसी संख्या चाहिए थी जिसको उसी से गुणा करने पे 5 आता हो। ऐसी को तो कोई संख्या है नहीं, तो फिर ऐसी कोई संख्या लो जिसको उसी से गुणा करने पे 5 से छोटा आता हो। तो हमने कहा भाई वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो 2 है, क्योंकि 2 से 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। अब हमने यहाँ पर संख्या लिखनी होती है, तो मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्या संख्या लिखूं?
4. पक्का? Yes, ma'am. बिल्कुल 100% श्योर हो? Yes, ma'am. ठीक है, बिल्कुल। जिस संख्या को अभी अभी हमने वर्गमूल निकालने के लिए इस्तेमाल किया, उस संख्या में उसी को जोड़ो और यहाँ पर अगली संख्या लिखो। तो 2 में 2 जोड़ा तो भाई 4 आ गया। अब 4 के आगे हमने लगाना है एक खाली स्थान और इस पूरे के पूरे जोड़े को भी उतारना है नीचे। ठीक है, 4 के आगे लगा दिया खाली स्थान और पूरे के पूरे जोड़े को भी उतारना है नीचे। तो ये बन चुका है 176। अब हमें लाना है 176। कैसे लाना है तो सुन लो। इस खाली स्थान में कोई संख्या भरनी है, जैसे कि मैंने भरा 1, खाली स्थान में संख्या भरी 1। क्या बन गया ये बन गया 41। कितना बन गया ये बन गया 41। अब 41 को हमने गुणा करना है उस संख्या से जिसको खाली स्थान में रखा है। किसको रखा है? 1 को रखा है, तो हम 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 41। पर देखो काम नहीं बना, हमें तो 176 चाहिए, हमें तो 41 से मिल पाया। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये बन जाएगा 42। 42 को गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि खाली स्थान में 2 लिखा है, तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अभी भी बात नहीं बनी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ये होती है, हाँ इसकी ट्रिक ये होती है कि इसका इकाई का अंक देखो। क्या देखो? इसका इकाई का अंक। और अब ऐसी संख्या सोचो जिसका जब वर्ग करोगे तो उसके अंत में भी 6 आए। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो पहली संख्या 4 है, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। 16 के अंत में भी 6 है, इसके अंत में भी 6 है। दूसरी संख्या होती है 6, क्योंकि 6 6 के 36 होता है, इसके अंत में भी 6 है, इसके अंत में भी 6 है। तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे 4 से। मान लो 4 से नहीं होता है तो फिर आप ट्राई करेंगे 6 से, और हर किसी से नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे लिख दिया 4, ये बन गया 44। 44 की गुणा किससे करेंगे? 44 की गुणा 4 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 लिखा है खाली स्थान में। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, तो देखो आ गया 176 आ गया। तो जो चीज खाली स्थान में लिखी है उसी को ऊपर लिखो। 44 चौके कितना आया? 176 आया, तो 176 लिख दिया और इसको कर दिया क्रॉस, तो हमें उत्तर मिल गया 24। मतलब 576 का जो वर्गमूल निकल के आया वो 24 निकल के आया। कितना निकल के आया? 24। ठीक है, तो बस ये था हमारा वर्गमूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आगे जब क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा बहुत आपको ये मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हमने वर्गमूल भी सीख लिया, द्विघात सूत्र भी सीख लिया। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम पोल में, जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन ही है, इस टॉपिक का पहला और आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लंबे सवाल है ना, तो बहुत मुश्किल होता है पोल में कर पाना उनको, इसलिए अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन। अच्छे से करना सब कुछ। आपको क्वेश्चन दिया गया है एक एपी के बारे में। एक एपी आपको दे रखी है जिसका नाम है 3 5 7 9। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसके हम कितने पद लें, मतलब n कितना लिया जाए कि इसका जो योग निकल के आए वो 120 आए। इसका जो योग निकल के आए वो कितना आए? वो 120 आए। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करो। पूरे 12 मिनट है आपके पास। फिर से 12 से ज्यादा चाहिए होगे तो वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। योग आपको दे रखा है और आपको n निकालना है। तरीका मैंने बता दिया है कैसे निकालते हैं, और वर्गमूल निकालना भी सीख लिया है, सब कुछ सीख लिया है।
मध्य पद से करना हो मध्य पद से कर लो, द्विघात सूत्र से करना हो उससे कर लो, ठीक है, कैसे भी करो, आंसर दोनों केसेस से सेम ही आएगा। ओके, तो अभी एक आंसर आ चुका है, भावना ने आंसर दिया है वो। ओके, ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। समय की चिंता मत करो, समय आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप बस अपने क्वेश्चन अच्छे से करो और प्लीज क्लास को रेगुलर रखा करो, ठीक है, कोशिश क्या करो कि रेगुलर आप क्लास में आ सको। क्योंकि ऐसे सवाल क्वेश्चन पेपर में आपको दिख ही जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जरूरी होते हैं ये क्वेश्चन जो हमने किए, ठीक है। जो भी हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, वो आपके शायद किसी फाइनल एग्जाम में आया हुआ था, जो इससे पीछे हमने सवाल किया, जो मैंने आपको करवाया, जो आपने पोल में किया था, फिर मैंने आपको समझाया था, वो एक पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसमें आया हुआ था। छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन हैंड रेज की है सिर्फ 4 बच्चों ने, बाकी बच्चे भी हैंड रेज करो। ठीक है, सभी ट्राई करो, कोशिश करो, क्वेश्चन से कभी भी डरना नहीं है, आपको पता है कि आपको आता है, आपने सब सीख लिया है, अब प्रैक्टिस करो। यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे, है ना, ये तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, अच्छे से क्या करो। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। कर दिया मैम। ओके बेटा,
13 बच्चे क्लास में हैं, 13 में से 8 बच्चों ने कर दिया है, लेकिन 5 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि सॉल्व कर रहे होंगे। तो बिल्कुल अच्छे से कर लो, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। अगर द्विघात सूत्र से कर रहे हो तो भाई वर्गमूल अच्छे से निकालना, ठीक है। वर्गमूल में गड़बड़ मत करना, वहां पे गड़बड़ कर दी तो पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। और साइन का ध्यान रखना, किसके साथ कैसा साइन लगाना है। जब माइनस का बी लिखते हैं तो बी माइनस में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शायद वो कर माइनस दिया जवाब है, मैम। देख लेना कैसा भी हो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। चलो 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, ट्राई करो, सिर्फ 4 मिनट बचते हैं अब। अच्छा, कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। Yes. ओके, मीनाक्षी कर रही हैं, और शशि, सोनिया, विनेश, तनु। यस मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लो। और जिसने कर लिया है वो हैंड राइज कर लो। दस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके, 11 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश शाबाश, काफी अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बारह 13, 2 बच्चे रहते हैं अब। अच्छा, जिसने जिसने कर दिया वो हैंड तो कम से कम रेज कर लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 बच्चों ने नहीं किया। ऐसा क्यों, जबकि सिर्फ 2 ही बच्चे रहते, तो 6 बच्चों के हैंड डाउन क्यों है? तो अभी जिन्होंने आंसर कर लिया उनके नाम ले लेती हूँ। प्रीति, रानी, आरुषि, प्रियंका, काजल, ललित, मुस्कान, मीनाक्षी, निशा, विनेश, शशि और सोनिया। आपने नहीं किया अभी, सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, अभी सॉल्व कर लो। तो 3 बच्चे भी रहते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। चौदह बच्चों ने आंसर कर दिया। अभी किसने आंसर किया, हैंड रेज कीजिए। तनु, सोनिया, शशि में से कर दिया मैम। दोनों ने कर दिया, आपने भी कर लिया। चलो ठीक है, तो अभी करते हैं 5 सेकंड का वेट। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, सभी बच्चों ने आंसर कर लिया था, और इसका आंसर आप बता सकते हो आप चैट बॉक्स में। तो अभी क्योंकि समय हो चुका है तो इसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, सोल्यूशन करते करते आधा घंटा लग जाएगा। बट राइट आंसर बता देती हूँ अभी के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 10 है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, किसका गलत आया, किसका सही आया, क्या दिक्कत रही, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मतलब इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब मंडे को करेंगे। अगर आपकी क्लासेस लगनी है मंडे को तो आपको मैसेज आ जाएगा सुबह सुबह, सोमवार की सुबह आपको मैसेज आ जाएगा, और उस दिन फिर आप क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।